जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने चैनल अमित महिंद्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की राज व्यवस्था का भाग वन, भारत की राज व्यवस्था का संवैधानिक ढांचे के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो के लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हो तो कृपया मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और मेरे जो चैनल का नाम है अमित महिंद्रा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो वहाँ पर जाकर आप इस लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक सब मैंने वहाँ पर अपने चैनल पर डाल रखी है। और डेली करंट अफेयर्स से कोई ना कोई रिलेटेड टॉपिक आता है, एमसीक्यू आएंगे या कोई हॉट टॉपिक पर वीडियो आती है जो भी उस दिन का चर्चा का विषय रहता है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हो गए। यानी कि कंपनी थी, इसे जो महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम चार्टर प्राप्त, मतलब जो जो चार्टर दिया, सिर्फ अकेले आपकी कंपनी होगी जो वहाँ पर जाकर भारत देश में आप व्यापार करोगे। तो लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कंपनी ने जो सिर्फ व्यापार के लिए कार्यों के लिए तक ही सीमित थी, उसने 1765 से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व एवं दीवानी कार्य भी अधिकार प्राप्त कर लिए। राजस्व क्या होता है? मान लो किसी चीज़ पर टैक्स लगाया, उस टैक्स को वसूलना। और न्याय के अधिकार, जैसे कि मान लो कोई किसी व्यक्ति के बीच जमीन को लेकर किसी चीज़ के लेकर झगड़ा हुआ तो न्याय का कार्य भी ये अब कंपनी करने लगी। जैसे कि अधिकार प्राप्त कर लिए, इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप मतलब इससे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो 1857 क्रांति हुई थी तब तक कंपनी का शासन था भारत में, तो कंपनी का शासन था। तो उसके बाद जैसे ही ये क्रांति हुई तो जो ब्रिटिश ताज यानी कि जो महारानी थी, उसने क्या काम करा, 1858 के बाद वहाँ पर कंपनी शासन को हटा दिया और उस कंपनी शासन को अपने अधीन कर कर वहाँ पर राज शासन, क्राउन ताज का शासन स्थापित कर दिया। और ये शासन जब तक रहता है 1858 से 15 अगस्त 1947 तक ये राज शासन रहता है, मतलब महारानी का शासन रहता है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, भारत शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत, माना कि जब तक रूप से जारी रहा, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली। आगे देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1934 में एमएन रॉय, यहाँ पर ध्यान रखना, एमएन रॉय, एक एमएन राव आएगा, उन दोनों पर कंफ्यूज मत होना। 1934 में एमएन रॉय ने भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणा, मतलब साम्यवाद का आंदोलन के प्रेरणा था एमएन रॉय के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का जो सुझाव था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो सबसे पहले 1934 में एमन रॉय ने दिया था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं, ये संविधान अस्तित्व में आया। लेकिन यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। यानी कि इसमें कहा गया कि जो भारत के संविधान है उसमें जो विशेषताएं हैं, जैसे कि 1935 अधिनियम से लिया गया है और 1919 के अधिनियम से भी कुछ आर्टिकल लिए गए हैं, इन सबको बताया गया है कि विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रम ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है। पहला है कंपनी का शासन, 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
इसके बारे में पढ़ते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। जो 1773 का अधिनियम था, इसमें क्या क्या था? कंपनी को प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और पॉलिटिकल कार्यों में मान्यता मिली थी और इसके द्वारा केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भी नींव रखी गई थी। आगे देखते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया, यानी कि जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बोलने लगे। अब ये बात याद रखना। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल के गवर्नर का पद हटाने के बाद जो बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया था, तो पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके बारे में याद रखना। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसिया के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इसका कहने का मतलब यह है इस अधिनियम ने क्या काम करा? 1773 का जो अधिनियम था, इसने मद्रास में बम्बई दोनों के जो गवर्नर थे वो बंगाल गवर्नर जनरल के अंतर्गत ला दिए, जो कि पहले अलग अलग स्वामित्व में काम करते थे। नंबर 3 देखते हैं इसकी विशेषता। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो पहली जो नींव रखी गई थी वो कलकत्ता 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि कुल टोटल 4 थे। आप ये बता सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? ये क्वेश्चन बता सकते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में। आगे बात करते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। जो ये 1773 का एक्ट था, इसके अनुसार भारत में जो कंपनी के जो ऑफिसर थे, ये अपने यहाँ से मतलब लोगों से जिसे बोलते हैं एक तरह रिश्वत लेते थे और अपना साथ में अपने साइड में व्यापार करते थे। तो इससे अधिनियम ने क्या काम करा? इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि यहाँ से जो भी कोई पहले भारत में आता था, जैसे कोई कंपनी का कोई एक छोटा कर्मचारी भी यहाँ से 1-1.5 साल में इतना पैसा ले जाता था कमा के कि वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीता था। तो क्योंकि पहले भारत को सोने चिड़िया कहा जाता था, इसी वजह से भारत के पास बहुत पैसा था। तो इसी वजह से जब महारानी को लगा कि यहाँ पर कंपनी में अब ज़्यादा ही मतलब रिश्वतखोरी बढ़ गई, तो उसने ये 1773 के नियम से ये लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उपहार या रिश्वत नहीं लेगा। यानी कोई महाराजा जैसे टाइप का कोई उपहार देता था कि हाँ आप हमारा यहाँ से ये सामान जाने दीजिएगा, हम आपको इतने सोने के सिक्के या कुछ देंगे, तो इस तरह से वो सब बंद कर दिया। आगे बात करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि इसके अनुसार एक और जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा जा रहा था और मतलब ज़्यादा नियंत्रण रखने लगे, जिसकी जानकारी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देते थे। जो भी जैसे कंपनी क्या कर रही है, इन सब की जानकारी ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देते थे, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। अब बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। यानी कि जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, तो उसी को हटाने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, तो जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो 17 क्वेश्चन ये आएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है? वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे कब लाया गया था? इसे जो पारित किया गया था 1781 में पारित किया गया था। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। अब इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं क्या है। तो इसने कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को
पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। जो पहले आपने देख रहे थे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो कार्य था वो कंपनी राजनीतिक, वो वाणिज्यिक, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य कंपनी स्वयं स्वयं कर रही थी, लेकिन इस एक्ट ने उसे हटा दिया। आगे बात, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से एक्ट से हुआ था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से हुआ था। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। नियंत्रण बोर्ड को एक शक्ति दी थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। कहने का मतलब यह है कि नियंत्रण बोर्ड का ये शक्ति दी गई थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण रखे। यानी कि वो जितने भी भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं उसका नियंत्रण कर कर, उसका मतलब समीक्षा कर कर वो ब्रिटिश सरकार को उसकी जानकारी दे। आगे बात करते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके अनुसार भारत मतलब जो कंपनी थी, जो मतलब महारानी थी, ब्रिटिश सरकार थी, उस कंपनी पर उसका अधिकार अधिकांशतः हो गया है। मतलब उसके नियंत्रण में, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कंपनी आ गई पूरी तरह से। उसके कार्यों पर वो क्या कार्य कर रहे हैं, कितना टैक्स लग रहा है, क्या सब कुछ, इन सबको देखने लगा। अब बात करते हैं 1733 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल, आपने देखा था जो वो 1773 का एक्ट आया था, उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया था। अब जो इस एक्ट के अनुसार 1833 का जो एक्ट है, इसके अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया उसे, ये याद रखना। जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नहीं थी, उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसके अंदर अंतर्गत कर दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि जो 1773 के एक्ट के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बना दिया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था उसका नाम। तो याद रखना, यहाँ पर जो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल हैं तो विलियम बेंटिंग थे और वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। आगे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। इतना कुछ खास नहीं है इसमें, बस आप ध्यान से देखना। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यहाँ पर सिर्फ 1833 के जो एक्ट था, चार्टर था, उसने सिर्फ सिविल सेवकों को प्रतियोगिता में भाग या आयोजन करने का शुरू किया, लेकिन शुरू नहीं किया गया। वो आगे जाके शुरू होगा, देखेंगे कब जाके शुरू होगा वो। लेकिन इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद या कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम
1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थीं। पहले इसकी विशेषताएं देखें। 1853 के चार्टर का एक्ट की क्या विशेषताएं थी, विशेषता देखते हैं। अधिनियम की विशेषताएं हैं, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कि जो विधायी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे उनको अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिससे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की यह शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जो गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई जाती हैं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार ने विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, लेकिन इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति नियुक्त की गई। क्वेश्चन ये आता है कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो वह भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है और ये कब चालू की गई थी, 1854 से। आगे बात करते हैं। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार कर दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम में ये कहा गया है कि राजशाही जो इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार है, वो जब चाहे ब्रिटिश सरकार जब चाहे कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर सकती है। आगे बात करते हैं। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। अब बात करते हैं ताज शासन, जो महारानी का शासन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे हैं वो हमारे क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे। और इसका जो शुभारंभ हुआ था, आप बताइएगा कि मेरठ से हुआ था। डेट बताइए, डेट कब थी उसकी। तो इसमें भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि 58 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसके अंतर्गत एक तो कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। दूसरी बात, जितना भी ये गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी वो सब ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित मतलब उसके अंतर्गत कर दी गई। यहाँ से कंपनी रूल समाप्त हो गया। के बारे में बात करते हैं। इसकी विशेषताएं देखें अधिनियम की। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। आप देख सकते हैं जैसे कि 1773 में बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1833 में आप देख रहे होंगे कि जो ये था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इस अधिनियम के अनुसार जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया, उसे वायसराय कहने लगे। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। नंबर 2 पे, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड और निदेशक कोर्ट भारत में शासन की द्वैध प्रणाली यानी ड्यूअल सिस्टम समाप्त कर दिया है। एक तो क्या क्या समाप्त किया इसने, एक तो नियंत्रण बोर्ड, एक निदेशक कोर्ट और भारत में द्वैध शासन प्रणाली थी वो भी समाप्त कर दी गई। एक नए पद बनाया गया, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतः संसद के प्रति उत्तरदायी थी।
जो ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करता था भारत में आकर। क्या विशेषताएं थी? नंबर 4 पे है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। जो ये भारत का सचिव था, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। उसमें एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव, यानी कि जो सचिव था भारत का, वो ही इसका अध्यक्ष होता था। इस कानून के तहत नंबर 5 देखते हैं। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। आगे बात करते हैं। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का दीक्षण, उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। आगे बात करते हैं 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। लेकिन 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। बात करते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं की। क्या विशेषताएं थी? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। आप देख सकते हैं जो विधान परिषद है उसमें भारतीय 3 थे, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, वो भी किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसकी नंबर 2 की विशेषताएं देखते हैं। इस अधिनियम ने मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की और इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया। यानी कि जो 1773 के एक्ट के तहत जो केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया था, वो इस अधिनियम के तहत डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। 1861 के अधिनियम के तहत डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने जो शक्ति जिसके पास थी वो उसे वापस पुनः दे दी गई। और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल की गई। यानी कि इस अधिनियम के तहत ही 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, यानी कि वो अपने प्रांत में क्या कर रहे हैं, कितना कर वसूल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो सब अपने जो भी वहाँ का गवर्नर या वायसराय होता था, वो अपने जो गवर्नर था वहाँ का, जो वहाँ का गवर्नर था वो अपने अनुसार ही वहाँ पर कर इत्यादि वसूलता था और वहाँ का संपूर्ण शासन अपने आप देखता था। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर 4, बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः है 1862, 1866, 1897 विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने नंबर 4 पे बात करते हैं। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। यानी कि जो ये परिषद थी उसका एक सदस्य विभिन्न विभागों में कार्यभार के रूप में कार्य प्रभारी के रूप में कार्य कर सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संतुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। यानी कि जो भी ये मतलब बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था जो वायसराय था, और यह अवधि अध्यादेश की 6 महीने तक रह सकता था, यानी 6 मंथ तक ये अवधि रह सकती थी उस अध्यादेश की। अगर हम 1892 के अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें, अगर 1892 के अधिनियम की विशेषता के बारे में बात करें, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, यानी कि जो ये परिषद थी जो उसमें सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी, गैर सरकारी मतलब जो मतलब नॉन गवर्नमेंट थे, लेकिन उन्हें जो बहुमत यानी कि उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। मान लो कोई कोई प्रस्ताव आया उसमें, यानी कि 10 सदस्य तो हैं गवर्नमेंट के और 10 सदस्य हैं नॉन गवर्नमेंट के, तो ये तो वोट कर सकते थे लेकिन ये वोट नहीं कर सकते थे। नंबर 2 पे बात करते हैं, ये 1892 इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। यानी कि इससे पहले, यानी कोई भी बजट पेश किया गया, यानी कि बजट में चाहे कितना पैसा कुछ भी किया गया, लेकिन इससे पहले बजट पर कोई बात या बहस नहीं होती थी। लेकिन इस अधिनियम 1892 के अधिनियम के अनुसार बजट पर बहस होने लगी और प्रश्नों के उत्तर भी देने अनिवार्य हो गए। आगे बात करते हैं, इसमें केंद्रीय विधान परिषद बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दी थी। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकार सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है अधिनियम शब्द में चुनाव का, लेकिन इससे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है। आगे देखते हैं 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। यानी कि आप याद कर सकते हैं, जो पहले होता है वो सचिव होता है और ये वायसराय होता था मिंटो। यहाँ से देख सकते हैं मिंटो वायसराय थे और मार्ले सचिव थे। नंबर 1, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई, यानी कि अब 16 जो परिषद में सदस्य थे उनकी संख्या पहले 16 थी तो अब 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, यानी कि प्रांतीय विधानसभा मतलब सब प्रांतों में एक जैसे मतलब संख्या नहीं थी। यानी कि यहाँ पर 60 है, मतलब मान लो बंगाल में 60 थे तो मद्रास में 50 होंगे, इस तरह से मुंबई में 60-70 होंगे, तो इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। लेकिन इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी थी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि केंद्र परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में जो केंद्र परिषद थी, सेंट्रल परिषद थी, उसमें सरकारी बहुमत मतलब बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय जो राज्य थे उन पर गैर सरकारी सदस्यों को भी बहुमत देने की अनुमति थी। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले ऐसी अनुमति नहीं थी 1861 के टाइम वाले अधिनियम में, लेकिन वहाँ पर सदस्यों को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न वो होते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रश्न करा और उस प्रश्न को आपको जब उत्तर दिया गया तो उसमें से आपने एक और प्रश्न निकाल कर पूछा, तो उसे मतलब प्रश्न के बाद प्रश्न पूछना या प्रश्न में से ही प्रश्न पूछना अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। यानी कि प्रश्न में से ही प्रश्न पूछना या उस पर द्वारा प्रश्न पूछना अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। बजट पर संकल्प रखा। आगे बात करते हैं नंबर 4, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो उन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और वह विधि सदस्य बनाया, यानी कि लॉ के मेंबर बनाया गया था उन्हें। 5 पे बात करते हैं, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम सदस्य मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। आप याद रख सकते हैं सांप्रदायिकता का जनक, जो निर्वाचक का जनक है वो लॉर्ड मिंटो है।
नंबर 6 पे बात करते हैं। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया है। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया है। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ था। इस कानून को मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जो मोंटेग थे वो सचिव थे, जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। कहा जाता है मोंटेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं क्या हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें इस अधिनियम की, तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक था, यानी कि सेंटर और सिंगल ही बना रहा। आगे बात करते हैं नंबर 2। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी शब्द डाइऑर्की से व्युत्पन्न है शासन व्यवस्था कहा गया है। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही है। यह व्यवस्था जो लगाई गई थी ये सफल नहीं हुई है, सफल रही है ये वाली व्यवस्था। नंबर 3 बात करते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि किस अधिनियम के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनीय व्यवस्था की गई है, तो वह 1919 का अधिनियम। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा, जो कि आज भी हमारे भारत में राज्यसभा और लोकसभा है। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। आगे बात करते हैं नंबर पॉइंट 4 देखते हैं। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। यानी कि जो कार्यकारी परिषद थी इसके 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य इंडियन होने जरूर थे, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। मतलब कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता था, बाकी 3 सदस्य और हो सकते थे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। आगे बात करते हैं नंबर 6। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। नंबर 7 बात करते हैं। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 8 देखते हैं। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो आप सिविल सेवा भर्ती होती है उसका जो भर्ती थी 1926 में है। नंबर 9। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। यानी कि जो सेंट्रल पहले जो बजट होता था वो सब एक जगह आता था, लेकिन 1919 के अधिनियम से यह बजट अलग अलग हो गया, राज्यों का अलग, केंद्र का अलग। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ये राज्य विधानसभाएं थी उन्हें अपना बजट स्वयं बना सकती थी। जैसे कि आज देख सकते हैं कि केंद्र का बजट अलग होता है और राज्य का बजट अलग होता है, आप देख सकते हैं। तो पहले भी यही था और अब भी यही है, तो कुछ व्यवस्था सेम ही है। 10वीं विशेषता देखते हैं। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यानी कि
जो 1919 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया कि आप यह देखोगे कि किस तरह का काम चल रहा है, क्या रिपोर्ट है, ये सब पेश करनी थी। 1919 अधिनियम के तहत से जो आयोग बनाया गया था, वो भी किसे? ब्रिटिश शासन को। अब बात करते हैं साइमन आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने 1 नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, ये जो इसका निर्धारित समय था उससे साइमन आयोग 2 वर्ष पहले आ गया था। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य, यानी 7 सदस्य थे, वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। यानी कि जो ये साइमन आयोग था, इसमें सिर्फ ओनली ब्रिटिश ही मेंबर थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी तथा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में सरकारों को विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों के अनुसार, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, यानी कि व्हाइट पेपर तैयार किया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त ट्रेवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब देखते हैं भारत अधिनियम 1935 क्या है। उससे पहले देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित थे, यानी कि बहुत ही नाराज थे, और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अनंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। ये जो पूना समझौता था वो किस किस के बीच में हुआ था? एक तो गांधी जी थे, दूसरे कौन थे? आप दूसरे का कमेंट्स में बॉक्स में नाम लिखिए, दूसरे कौन थे? पूना पैक्ट हुआ था, किस किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, अधिकांशतः जो पार्ट लिए गए हैं हमारे भारत संविधान में, वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं 10 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कितने अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं, इसे आप बता सकते हैं, और कितने आर्टिकल हैं। इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें। अधिनियम की विशेषताएं: इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, इसके 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियां का बंटवारा कर दिया गया। अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई, यानी जो बची हुई शक्तियां थी वो उसका फैसला कौन करेगा? वायसराय करेगा। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। जो हमारे यहाँ की देशी रियासतें थी, उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और बात करते हैं इसकी विशेषता, देखते हैं नंबर 2। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो आपने देखा था 1773 में जो आया था, उसमें द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। फिर 1853 में यह व्यवस्था आई कि फिर से द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। अब फिर दोबारा इस शासन नंबर 2, इस प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। कि यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 तक में इसे समाप्त कर दिया गया था।
पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत है। इसे इसका नाम बताइए, संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था उस समय पर? असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। नंबर 6 है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। नंबर 7 पे बात करते हैं। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या का मत का अधिकार मिल गया। नंबर 8 पे बात करते हैं। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। आपको क्वेश्चन आता है कि जो भारत का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? तो 1935। बात करते हैं। नंबर 9, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी कि इसने न केवल संघीय लोक सेवा यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़कर स्टेट पब्लिक कमीशन के साथ साथ अगर चाहे तो 2 राज्य मिलकर केंद्र से कह सकती हैं तो वो उसके संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना कर दी, परीक्षा करा सकती है। नंबर 10 पे बात करें। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें। नंबर 1, इसने भारत ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। नंबर 3 पे बात करते हैं। इसने वायसराय का पद समाप्त कर देगा और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों पर गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। नंबर 4 बात करते हैं। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्होंने स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। आप देख सकते हैं दोबारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। यानी कि वो चाहे किसी भी देश का संविधान अपना सकते हैं, यूएसएसआर, यूएसए, जहाँ भी जिसका भी मर्जी करे वहाँ का अपना सकती है। लेकिन सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि कोई ब्रिटिश कानून है, अगर उन्हें पसंद नहीं है तो यह सभा उसे हटा सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार दिया गया है। अगर उन्हें पसंद नहीं है स्वतंत्रता अधिनियम तो वो उसे भी निरस्त कर सकती है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर की। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए नहीं बना लेंगे। यानी कि आप दोबारा देखिए इस लाइन को भी।
इसने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार है, उसने कोई बिल पास किया या अधिनियम पास किया, अगर इनकी मर्जी दोनों डोमिनियन, यानी दोनों डोमिनियन का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान, अगर ये इनकी जब तक ये दोनों डोमिनियन इस बिल को पास नहीं करेंगी तब तक ये लागू नहीं होगा। वो इनकी स्वायत्ता है कि वो इस कानून को पास करे या ना करे। आगे बात करते हैं नंबर 6। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। नंबर 8 पे बात करते हैं। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं। यानी कि जो ना तो वे इंडिया में शामिल हुए ना पाकिस्तान में, और उनकी मर्जी है कि वो जब चाहे जिस भी राष्ट्र में चाहे, जो उनसे भी देश में चाहे वो मिल सकती हैं। वो उनकी अपनी स्वायत्ता, कोई उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, और नहीं तो या तो वो स्वतंत्र रह सकती है, यानी उनकी मर्जी है, या तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों ने को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। नंबर 10 पे बात करते हैं। इसने ब्रिटिश शासक को 2 विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11 बात करते हैं नंबर 11 पे। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12 की बात करते हैं। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, ये सब समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। 13 की बात करते हैं। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियों करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी थी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी मिड नाइट को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। एक बार हम अंतरिम सरकार के नजर डालेंगे। जो जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले के, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के, जोन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के, जगजीवन थे श्रम के, सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, CH भाभा थे कार्य खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री, अब्दुल रब निस्तार थे डाक एवं वायु, आसफ अली थे रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से आता है अधिकांशतः। आई चुंदरीगर थे वाणिज्य, गजनफर अली खान थे स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि। इसमें जो इम्पोर्टेंट है याद करने वाले, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जी तुम्हारा CH भाभा तो आप जानते हो अगर ये हैं। CH भाभा तो कार्य खनन एवं ऊर्जा से संबंधित होंगे, और हैं सी राजगोपालाचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रखा है अंतरिम नोट में। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखते हैं क्या क्या है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर थे। ये ही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। यहाँ से आता राजकुमारी अमृत कौर से क्योंकि महिला थी। सी एच भाभा वाणिज्य थे और रफ़ी अहमद किदवाई संचार थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति थी। और बी एन गाडगिल कार्यालय खान से बी एन गाडगिल इम्पोर्टेंट हैं ये भी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और मोर फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं जितने भी लेक्चर लेता हूँ उसकी पीडीएफ अपलोड करता हूँ। अगर आप भी अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से मेरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जो अगली वीडियो होगी भारत संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो अगली वीडियो सेकंड वीडियो होगी वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि डीपीएसपी क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, कब कब ये सब जानने वाले हैं। और कब संविधान लागू हुआ, कितना खर्चा आया, सबके बारे में जानेंगे। तो अगली जो वीडियो होगी संविधान निर्माण के ऊपर होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।